ये वाले कमांड्स रन हो गए थे आपके? क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। अपन ने जब डेटाबेस को बनाया तो यहाँ पे लेफ्ट तरफ में एक कॉलम रहता है स्कीमाज नाम का। स्कीमाज कॉलम ये बताता है कि आपके करंटली कौन कौन से डेटाबेस हैं, उनके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, तो इसके बाजू में एक रिफ्रेश बटन है, इसको प्रेस करना पड़ता है जब भी आप उसमें चेंजेस करते हो तो चेक करने के लिए। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे वहां पे डीबी करके एक डेटाबेस बनाएगा। ये उसका छोटा सा आइकन रहता है कि आपका एक कंटेनर तैयार हो चुका है। ठीक है। अपन डेटाबेस में कुछ भी चेंज करेंगे तो उसको रिफ्रेश करके चेक करना रहेगा, तो आपको हमेशा पहले रिफ्रेश करना है फिर वहां पे चेक करना है। इसमें एक चीज फोकस करना, यहाँ पे यहाँ पे और भी डेटाबेस हैं, बट इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है अभी, जो कि है डीबी वाला। ये थोड़ा डार्क और बोल्ड दिख रहा है। ये डार्क और बोल्ड दिखने का मतलब ये है कि करंटली अभी ये यूज में है, बाकी सारे यूज में नहीं है। इसका मतलब अभी अपन कुछ भी वर्क करेंगे तो वो डीबी के अंदर वर्क होगा। बट अगर कभी इसके अंदर जाना रहा तो अपने को यूज और उस पर्टिकुलर डेटाबेस की कमांड को लिखना रहेगा। तो फिर अपन इस वाले टेबल से इस वाले टेबल पे आ जाएंगे। हालांकि इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, इसको नाम पे एग्जैक्टली उसके नेम पे जाके डबल टैप कर दोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। मतलब अपन अब इसको यूज कर रहे हैं तो आपको डीबी पे करना है तो डबल टैप करके डीबी पे भी आ सकते हैं। ये एरोज इसके अंदर ड्रॉप डाउन और बाहर आने के लिए करते हैं। जैसे टेबल्स हैं, टेबल कौन कौन से हैं, जैसे अब मेरे पहले से बना हुआ है तो कई सारे टेबल्स हैं, बट अपन यहाँ पे नए तरीके से टेबल्स आपके लिए बनाएंगे। अब यहाँ पे ये वाली कमांड आप रन कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी अपन ने डेटाबेस बनाया वो डिलीट हो जाएगा। तो अपन डिलीट करना सीखने के लिए एक नया डेटाबेस बना देते हैं, जैसे कि एक सैंपल बना सकते हो तो क्रिएट डेटा सैंपल, क्रिएट डेटाबेस सैंपल, ऐसा एक बना के देखो और फिर उसे यूज करके देखो। तो फिर वो यहाँ पे यूज पे आ जाएगा और फिर आप उसे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो। जैसे आप इसको रन करोगे सेमी कॉलन लगा के, इससे वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होना है तो चेक करके आप यहाँ पे देख सकते हो, और फिर उसके नाम पे डबल क्लिक करोगे तो यूज में भी आ जाएगा। क्रिएट हो गया। हाँ, तो अब अपन इस कमांड को रन करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, और अभी अपन ने सैंपल बनाया है, तो यहाँ पे सैंपल का नाम आ जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट अपन बनाते हैं कि अपन ने एक डेटाबेस एक कंटेनर तो बना दिया, जो कि कल देखा था कि कंटेनर है, बट कंटेनर में डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो अंदर एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। तो अपन अब ये टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ताकि अपन उसमें डेटा को स्टोर कर सकें। टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अपन यूज करेंगे क्रिएट टेबल का नाम। अब हर एक टेबल का एक यूनिक नेम होता है, तो उसका नाम रखा अपन ने कस्टमर। अब कस्टमर अपन बना तो दिया कि कस्टमर के लिए बना रहे हैं, बट अपने को पहले से ही बताना पड़ता है कि अपन क्या क्या डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो अपन ने बताया उसको नेम। अब एक्सेल, बाकी सब टूल्स में क्या होता है, एक्सेल वगैरह जो इजी रहते हैं उसमें अपन डायरेक्टली कॉलम पे नेम लिख देते हैं और अपना काम हो जाता है। अपने को ये नहीं बताना पड़ता कि नेम किस डेटा टाइप का है। यहाँ पे अपने को हर एक कॉलम का पहले से बताना रहेगा कि अगर अपन कस्टमर टेबल में नेम स्टोर करेंगे तो नेम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। अभी अपन यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा को स्टोर करेंगे क्योंकि नेम एक टेक्स्ट होगा। बट उसी जगह अगर एज होती तो वहां पे एक नंबर टाइप का डेटा आता। तो अपने को माई स्क्वेल को पहले से बताना रहेगा कि अपन इधर पे टेक्स्ट टाइप का करेंगे
और एज के लिए नंबर स्टोर करेंगे। अब वो कैसे बताते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप यहाँ पे होते हैं, अपन पहले उनको देखते हैं। डेटा टाइप्स क्या रहेंगे? डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा, कि किस टाइप का डेटा एक कॉलम कैन होल्ड, कॉलम में स्टोर किया जा सकता है। सच एज नंबर्स, क्या वो नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, या डेट है। चूजिंग द राइट डेटा टाइप इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट स्टोरेज। आपको सही डेटा टाइप को स्टोर यूज करना पड़ता है ताकि आप सही तरीके से डेटा को स्टोर कर पाओ। एंड क्वेरी परफॉर्मेंस, दे फॉल इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। शुरुआत में समझने के लिए अपन डेटा को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा डेटा जो नंबर टाइप का हो, ऐसा डेटा जो टेक्स्ट टाइप का हो, टेक्स्ट को यहाँ पे स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट। और तीसरा हो गया डेट एंड टाइम टाइप का, कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है, पैकेजिंग डेट है। तो किसी भी टाइप का जो डेट में फॉर्म में हो, वो इस डेटा टाइप की कैटेगरी में आती है। अब एक चीज को आप माइंड में रखना, ये जो डेटा बेस होता है, ये बहुत बहुत अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 10-20 हज़ार रो नहीं, यहाँ पे हो सकता है करोड़ में डेटा स्टोर होगा। तो उसके हिसाब से ही आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो अपन इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर डेटा टाइप। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, और इतनी वैरायटी एक्चुअल में है क्यों, वो समझते हैं। अगर आपको एक कॉलम बनाना है एज का, और एज स्टोर करना है, एज एक बहुत छोटा नंबर होता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी 5 साल का डेटा स्टोर कर रहे हो, कोई 5 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 90 साल का है। तो ये डेटा का जो नंबर है, ये बहुत ज्यादा लार्ज नहीं जाने वाला, ये हो सकता है 100 के कभी ऊपर ही नहीं जाएगा। और किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए स्पेस लगता है अपने को। तो अगर मैं 52 को यहाँ पे स्टोर करूँ, तो मेरे को बहुत कम स्पेस लगेगा, ठीक है। बट अगर मैं किसी की ईयरली सैलरी को स्टोर कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है यहाँ पे 70 हज़ार है। तो 70 हज़ार एक नंबर है जो थोड़ा लार्ज है, तो इसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस लगेगा। अगर आप सोचो अपन एक एज के लिए कॉलम बना रहे हैं, और एज को स्टोर करने के लिए आपने इतना सारा स्टोरेज दे दिया, और स्टोर क्या किया अंदर जाके बस 52, तो बाकी का स्टोरेज क्या हो गया, अपना वेस्ट चला गया। अब ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड की बात है, तो अपन इतना हैंडल कर सकते हैं, बट जब यही रिकॉर्ड करोड़ में आएगा, तो आप सोचो अपन इतना यूटिलाइज कर रहे हैं, और 80% सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा डेटा जो 100 GB में स्टोर हो रहा है, उसका 80 GB तो फालतू है। आप क्योंकि आपने एक्चुअल डेटा सिर्फ 20 GB में स्टोर करके रखा है। तो फिर अपने को बहुत क्रूशली डिसाइड करना पड़ता है कि अपन कितना स्टोरेज देते हैं किसी नंबर को स्टोर करने के लिए। और वो अपन डिसाइड करते हैं इन डेटा टाइप के कीवर्ड से। जैसे अगर आप टाइनी इंट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, तो ये सबसे छोटा इंटीजर स्टोर करता है, और कितना, -128 से लेके +127 तक। मतलब बहुत छोटा नंबर है, एज के लिए सूटेबल है, क्योंकि एज का नंबर 127 के ऊपर नहीं जाने वाला। क्योंकि इस डेटा को अगर सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे 500 स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसकी लिमिट के बाहर है। स्मॉल इंट आपको एक इससे थोड़ा सा बड़ा स्पेस देता है, और ये स्पेस देता है सिर्फ 32 हज़ार तक। जैसे एक ऐसी कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी बनाना है, 123 देना है, अब उसमें 4-5 हज़ार लोग हैं, तो टाइनी इंट पे तो नहीं जा सकता, बट 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो स्मॉल इंट को यूज़ किया जा सकता है। एक मीडियम इंट है, ये डेटा टाइप कहाँ तक के करेगा, ये करेगा लगभग 83 लाख तक। 83 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, तो कहीं करोड़ का नंबर डालना हो तो ये भी काम नहीं करेगा। फिर आएगा इंटीजर।
इंटीजर स्टोर करने के लिए कुछ ये 10 कैरेक्टर्स का डेटा रहता है। ये सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है बिग इंट। बिग इंट यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट अमाउंट नंबर को स्टोर करने के लिए आता है। इसकी प्लस और माइनस में वैल्यू जा सकती है इतनी लार्ज तक की। ठीक है, ये सफिशियंट रहता है किसी भी टाइप के नंबर को स्टोर करने के लिए, ये सफिशियंट रहेगा। बट इसमें आप एक चीज फोकस करना, ये सब इंट है। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 2 के बाद सिर्फ 3 स्टोर करेगा, 2.4 को स्टोर नहीं करेगा। तो आपको डेसिमल्स में अगर कभी स्टोर करना रहा, तो यहाँ पे ये वाला जो डेटा टाइप रहेगा डबल, ये डेसिमल वगैरह को स्टोर करता है। और भी होते हैं, फ्लोट होता है, डेसिमल होता है, डबल होता है, तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डबल प्रिसीजन के लिए होता है। अब जो कॉन्सेप्ट अभी अपन ने नंबर्स में देखा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। जब आपके पास स्ट्रिंग टाइप डेटा, स्ट्रिंग माने टेक्स्ट, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आता है, तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है। आप नेम का कॉलम बना रहे हो। अब नेम के कॉलम में एक प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रोहन का डेटा स्टोर करना है। तो रोहन को कितने कैरेक्टर की जरूरत पड़ रही है? 5 कैरेक्टर। तो 5वें कैरेक्टर में उसका काम हो गया। बट इसी जगह कोई बड़ा नेम है जैसे चंद्रशेखर, उसको स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए रहेगा। तो अपने को नहीं पता कि किसका नेम कितना आगे पीछे आ रहा है, तो एक एक के लिए तो एडजस्ट नहीं कर सकते, तो अपन पूरे कॉलम को असाइन कर देते हैं कि देखो आप हर एक डेटा को कितने में स्टोर कर दो। और बड़े से बड़ा नाम कितना आ सकता है? 20 कैरेक्टर का, 30 कैरेक्टर का। तो अपन ने किया 30 कैरेक्टर की जगह दे दो। तो हर एक कैरेक्टर के लिए 30 कैरेक्टर अलॉट होंगे। अब 30 कैरेक्टर अलॉट तो होगा इसको, बट रोहन का नाम जब स्टोर किया गया तो वो तो सिर्फ 5 कैरेक्टर को यूटिलाइज करेगा, बाकी 25 कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? 25 कैरेक्टर का स्पेस अपना वेस्ट चले जाएगा। ठीक है, तो मेजरली नाम तो सिर्फ 5 6 7, 5 6 7 इस पे रहेंगे। तो अपना बहुत सारा स्पेस क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। बट अपन इतना स्पेस देना जरूरी भी है, क्योंकि अगर कोई एक नाम भी बड़ा आ गया और उसे कम स्पेस दिया तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा। ये वाली प्रॉब्लम आती है कैर टाइप के डेटा में। कैर, और इसको बताना पड़ता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अलॉट कर रहे हैं अपन, 30। तो कैर 30 ये वाला डेटा टाइप। तो इसको अब कोई इस्तेमाल नहीं करता डेटा टाइप में, अब इसका एक अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है आगे जाके, और कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए बना। तो वेर कैर 30 जो डेटा टाइप रहेगा, वो कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि ये भी अलॉट शुरुआत में 30 करेगा, बट अगर रोहन स्टोर कर दिया तो ये क्या करेगा? 5 से थोड़ा सा ज्यादा रखेगा, मतलब 6 तक के रख सकता है, और बाकी का सब कुछ फ्री कर देता है। तो आगे जाके वो यूटिलाइज हो जाता है, मतलब वो इसे स्टोर करके नहीं रखेगा। ऐसा आप सोचो, जितना भी डेटा रहेगा, सिर्फ मान लो 2 कैरेक्टर का है, तो उसको स्टोर कर लिया, तो बाकी के क्या रहेंगे? 28 फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे डेटा क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। तो अगर आपको बहुत एफिशिएंटली डेटा को स्टोर करना है, और वो भी टेक्स्ट टाइप, तो वेर कैर सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आप रीड करके देख सकते हैं। आगे समझिए। ध्रुव नहीं है, पलक है। अब अपन तीसरे टाइप का डेटा को और फोकस करके देखते हैं, वो है डेट टाइप। डेट में अगर सिर्फ डेट को स्टोर करना है, जैसे एक्सपायरी डेट है या डेट ऑफ बर्थ है, तो सिर्फ
डेट लिख दोगे तो आपका काम हो जाता है। और डेट स्पेसिफिकली यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉलो करता है यहाँ पे ये। जैसे अपन इंडिया में है तो इंडिया में अपन डी डी एम एम वाई वाई का फॉर्मेट लगाते हैं, बट जब डेटाबेस या सर्वर की बात आती है तो ये एक सर्वर स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि पहले ईयर लिखना होता है, फिर मंथ लिखना होता है, और मंथ भी 2 कैरेक्टर में, 07, और फिर डेट आती है जो कि 17। और यहाँ पे भी डैश का इस्तेमाल करेंगे, मतलब स्लैश वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है, और ये कोड्स के अंदर आता है। जब डेटा को एंटर करेंगे या रिट्रीव करेंगे तो अपने को इसी फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। दूसरा आ जाता है टाइम। टाइम क्या करता है, टाइम टाइम आवर्स मिनट और सेकंड में स्टोर करता है डेटा को, और इसी फॉर्मेट में उसे इस्तेमाल करना रहता है। जैसे किसी का लॉग इन टाइम है, किसी का लॉग आउट टाइम है, उसको मेजर करके रखना है, तो सिर्फ टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यूज करना है क्या, कि जैसे जोमेटो का ऑर्डर कब किया था, कब वो डिलीवर हुआ, तो उसके साथ डेट भी चाहिए, उसके साथ टाइम भी चाहिए, तो अपन डेट टाइम साथ में लिख देते हैं। तो वो ऐसे फॉर्मेट में काम करता है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, और एक छोटे से स्पेस के बाद आवर्स मिनट और सेकंड। ठीक है। अब अपन ने वो सारे कीवर्ड स्टार्टिंग के देख लिए जो अपने को काम आएंगे। तो अब जब डेटाबेस बनेगा तो अपने को इन्हीं कीवर्ड को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे जब नेम बनाया तो पहला वर्ड जो दिया, पहला वर्ड कॉलम का नाम रहेगा जो कि नेम है। दूसरा बता दिया वेरकर 20, इसका मतलब एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है जो कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक जा सकता है। फिर कॉमा करके दूसरा बताया एज। एज एक टाइनी इंट क्योंकि बहुत कम स्पेस चाहिए। बैलेंस, बैलेंस अब अमाउंट के बेस पे कुछ भी हो सकता है, तो कॉमन वाला ले लिया इंटीजर, क्योंकि इंटीजर जनरल पर्पस काम कर देता है। डेट ऑफ बर्थ डीओबी, तो वो उसे ले लिया अपन ने डेट टाइप का। सेल्स कितना अमाउंट हुआ तो वो भी इंटीजर में ले लिया। अब ये कस्टमर टेबल जो बनाए ये पेरेंथेसिस ओपन हुए हैं और उन्हें क्लोज कर दिया अपन, और उसके अंदर इन सबको कॉमा करके बताते हैं, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन देके क्वेरी को एंड करते हैं। इस क्वेरी को लिख के आप रन करके देखो, यहाँ पे आपका एक टेबल तैयार हो जाएगा। एसक्यूएल को एक सिंगल लाइन पे भी लिखा जा सकता है, और ऐसे करके ब्रेक करके भी। तो अपन जिसमें सबसे अच्छे से समझ में आता है उस तरीके से लिखते हैं, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हो गया। एरर क्या आ रही है, और अगर वो एक बार बन चुका है तो फिर वो दोबारा नहीं बनेगा।
नो डेटाबेस सिलेक्टेड का मतलब है कि आप किसी डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो डीबी वाला जो है ना, उस पर डबल क्लिक कर दो आप। जैसे वो बोल्ड में हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको रन करना। हाँ, बताओ तो। सिंटेक्स एरर तो नहीं आनी चाहिए, वो तो जाना चाहिए आपका। हाँ, सब कुछ सही तो था। हाँ। अच्छा, ये वाले को कभी इस्तेमाल मत करना, ये पूरी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए होता है। जिसमें वन लिखा है ना, उसको इस्तेमाल करना। मतलब वो वाला है ना, पूरी स्क्रिप्ट को दोबारा रन करेगा बार बार, पूरे पेज को रन करेगा। तो अपने को एक समय पे सिर्फ एक ही रन करना। तो अपन ये वन वाले को इस्तेमाल कर रहे थे। बन गया। अब आप रिफ्रेश करके देखो, और डेटाबेस के अंदर जाके देखना, टेबल के अंदर एक एरो दिखेगा आपको। और उस एरो को ड्रॉप डाउन करोगे ना, तो आपको वहां पे आपका कस्टमर टेबल दिखेगा। उस कस्टमर टेबल के नाम पे क्लिक करो आप। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके नीचे एक इन्फॉर्मेशन करके एक ब्लॉक है, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगी। कौन कौन से कॉलम अपन ने बनाए हैं। हाँ, वो सब दिख रहे हैं, उनके उनके डेटा टाइप भी दिखेंगे आप। अब अगर कॉलम को डिलीट करना होता है, जो भी बनाया है उसको डिलीट करने के लिए अपन ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉप किसी भी चीज को हटा सकती है। तो ऊपर अपने ड्रॉप डेटाबेस किया था, यहाँ पे टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल लिखते हैं। और जो भी नाम लिखोगे वो फिर वहां से हट जाएगा। तो ये आप लिख के रन कर सकते हो, बट वो फिर जो अपन ने भी बनाया वो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इसको अपन थोड़ी सी एंड में करेंगे। अब अपन देखते हैं कि टेबल बनाने के बाद क्या करना है। टेबल बनने के बाद आप दो चीजें कर सकते हो। पहला, तो टेबल कैसा बना है, कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या उसका डेटा टाइप है, तो उसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को क्या करना, देखना कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। दूसरा, उस टेबल के अंदर क्या क्या डेटा लिखा है, तो उस डेटा को देख सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा बना है, तो आप ऐसा लिखते हो, डिस्क्राइब कस्टमर। डिस्क्राइब करने से उसका कस्टमर का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। इसको करके देखो आप, डिस्क्राइब कस्टमर्स, कस्टमर, और फिर उसे रन करके देखो, तो आपको एक पॉपअप मिलेगा। आगे उसमें पहला कॉलम मिलेगा आपको, कॉलम का नाम, दूसरा कॉलम मिलेगा उनका डेटा टाइप। बाकी के कॉलम अभी इतने ज्यादा यूजफुल नहीं रहेंगे। ये वाला जो है ना, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है। जब आपको डेटा देखना रहे कि डेटा क्या लिखा हुआ है टेबल के अंदर, तो अपन इस क्वेरी को लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर। ये इसको ऑल रीड किया जाता है, स्टार। हाँ, ये वाली कमांड DQL की है, जो अपन आखिरी में जाके देखेंगे, DQL वाला पार्ट। बट इस कमांड की अपने को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन टेबल का डेटा भी देखना चाहेंगे। तो इसकी जो डिटेल्स है ना, इसको एक्सप्लेन में लास्ट में करूँ। अभी के लिए एज इट इज लिख लेंगे। हाँ, कॉलम तो दिख रहे हैं, बट उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, वो पूरा खाली है। तो ये वाला डेटा को शो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे, अब इसके बाद अपन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा।
और ये वाले आपके घर में प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे। ये वाला अभी आप करके देखो, आपको एक टेबल बनाना है, क्रिएट अ टेबल ऑफ सेल्स, जिसका नाम होगा सेल्स, विद दीज कॉलम, एक ऑर्डर आईडी जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो ये नंबर नहीं है क्योंकि इसमें अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो ये केस में जाएगा, ये जाएगा टेक्स्ट टाइप के डेटा में, जो कि सूटेबल रहेगा वेर केयर। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नेम एक टेक्स्ट टाइप का। वेट, वेट में वेट इस अमाउंट की तरह हो सकता है, तो आपको उसका सूटेबल डेटा टाइप देखना रहेगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है बट फुल नंबर्स में रहेगी, तो आप उसमें इंट का कोई सा भी ले सकते हो। और सेल्स अमाउंट, तो इसका यूज करके बना के देखो कौन कौन से कॉलम के नेम है और उनका कौन सा सुटेबल डेटा टाइप है। और ऊपर जो आपने कोड किया था ना, उसकी हेल्प लेके आप ये देख सकते हो कैसे सिंटेक्स लिखा था उनका। हाँ, थोड़ा सा और नीचे आप बना सकते हो, डीबी के अंदर ही बनेगा सब कुछ। डीबी जो है बस वो पहली बार ही बनाना रहता है, बाकी का काम सब उसके अंदर ही करेंगे। होती है, स्पेस से प्रॉब्लम होती है। स्पेस की जगह अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। नेम अगर स्पेस लगा दोगे ना तो वो रूल्स के अगेंस्ट में होता है। जब भी आप कॉलम्स के नेम वगैरह रखो, तो नेम रखने के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
मतलब ये रूल सिर्फ यहाँ पे माइस्क्वेल पे काम नहीं करेंगे, ये रूल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं। और ये रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तो नेम लिखते वक्त सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा ए से जेड तक, और नंबर्स का, और एक अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, मतलब स्पेस वगैरह आप नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो नंबर्स होते हैं इनसे कभी शुरुआत नहीं करते, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर, बाकी इसको भी अवॉइड करना। तो आप सिर्फ टेक्स्ट से क्या करना, टेक्स्ट टेक्स्ट ही लिखना आपको स्टार्ट में, स्टार्ट ऑफ कॉलम। स्टार्टिंग इससे कर सकते हो, मतलब एग्जांपल जैसे P1 कर सकते हो, प्रोडक्ट वन, बट 1P नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब कैरेक्टर पहले आएगा फिर कोई से नंबर। तीसरा जो यहाँ पे अप्लाई होता है नहीं होता, बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको अवॉइड किया जाता है। कीवर्ड्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है, जैसे कि क्रिएट एक कीवर्ड है, तो क्रिएट को एज अ कॉलम नेम नहीं लेंगे हम, ठीक है? वेर केयर है तो वेर केयर को अपन कॉलम नेम नहीं लेंगे। तो ऐसे कॉलम नेम्स को अवॉइड करना रहता है, ठीक है? बस ये दो रूल एक्चुअल में, तो बस ये दो रूल फॉलो करने रहेंगे आपको। इसको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा ये एसक्यूएल पे, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करता है। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो कुछ रूल्स और ऐड हो जाएंगे, बट इन दो को बस आप माइंड में रखना अच्छा जब भी कॉलम का नेम बना, ठीक है? अभी जो अपन ने कोड्स देखे वो थे टेबल के स्ट्रक्चर को तैयार करने। मान लो आपने एक टेबल बना दिया 3 कॉलम का, अब उसमें आप एक चीज भूल गए कि एक कॉलम तो रह ही गया, अब वो टेबल बन चुका है, तो उसके बाद उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, और इन चेंजेस को ऑल्टरेशन कहते हैं। और ये किए जाते हैं ऑल्टर कीवर्ड का यूज करके, मतलब कोई भी ऑल्टरेशन होगा किस टाइप का, कि कोई नया कॉलम ऐड करना है, किसी पुराने वाले को हटाना है, किसी का नाम बदलना है, टेबल का नाम बदलना है। तो एक टेबल बनने के बाद जो भी फिक्सिंग होती है टेबल के स्ट्रक्चर में, वो सब ऑल्टर के साथ की जाती है। हाँ, जो भी चेंजेस करने रहेंगे हम, तो अपन ये सारे ऑल्टर करते हैं। सबसे पहला ऑल्टरेशन देखते हैं, एक नए कॉलम को ऐड करना। जो कस्टमर टेबल बना है वो कस्टमर टेबल बन तो गया, बट मान लो उसमें एड्रेस अपन भूल गए थे, तो एड्रेस वाला कॉलम को ऐड करना आपने। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर ये बताएगा उसे कि अपन इस बार ऑल्टरेशन कर रहे हैं, ना कि कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। और टेबल, कौन सा टेबल को कर रहे हैं, कस्टमर को कर रहे हैं। ये तीन कमांड, ये तीन कीवर्ड हमेशा शुरुआत में आते हैं, कौन सा टेबल को चेंज करना है। फिर ये वाला चेंज होता रहेगा, ऐड कॉलम, मतलब कोई नया कॉलम को ऐड करना है। कौन सा कॉलम, उसका नाम रहेगा एड्रेस, और हर एक कॉलम उसका डेटा टाइप के साथ आता है। जो एड्रेस बना उसको वेर केयर 100 पे बनाना। 100 इसलिए क्योंकि एड्रेस थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इसको बना के रन करके देखो। एरर का नाम, मैसेज क्या है, सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स का एरर है, इसका मतलब लिखने में कुछ चीज आगे पीछे हुई। आप चेक करके देखो, आपने कहीं कोई कॉमा वगैरह तो नहीं लगा दिया इसमें?
फिर ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है और तब भी एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो ये जो सेमीकोलन ऊपर लगाते हैं, इसकी जो पुरानी वाली क्वेरी थी, इसके पहले वाली, उसमें सेमीकोलन लगा है क्या? उसमें भी लगा है, तो फिर क्या एरर आ रही है बताओ। यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन आ रही है, एक बार टेबल को रिफ्रेश करके देखना, ऐसा तो नहीं कि बन चुका हो। हाँ, नहीं नहीं, सबसे ऊपर वाली बटन। नीचे एड्रेस नहीं दिख रहा ना? टेबल, इसमें रेड कलर का। यहाँ से कॉलम हटा के देखना आप। अच्छा, कॉलम की स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? हाँ, इसमें एल के बाद ओ और लग गया। हाँ, यू आ जाए। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक से भी हो जाता है। अब ऐसे ही आप ये वाला ट्राई करके देखो। अब आपको एक नया कॉलम ऐड करना है और इसका काम है हाइट। अब हाइट किस में होगा? हाइट तो 5.6 हो सकती है, 5.8 हो सकती है। तो डेसिमल्स में है नंबर्स, तो उसके हिसाब से उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप रखना पड़ेगा। हाँ, हाइट के लिए डबल लग। तो उसके लिए यही क्वेरी में अपने को बस थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहेगा, तो आप रेफर कर सकते हो। कस्टमर में ऑल्टर करना है तो ऑल्टर टेबल कस्टमर, ऐड कॉलम हाइट, और उसका टाइप हो जाएगा डबल, और सेमीकोलन। हो गया ये वाला भी। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन रहेगा, उसको करने के पहले अपन एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, कि अपन एक कॉलम बना रहे हैं फोन नंबर के लिए। तो फोन का डेटा टाइप क्या रखना बेस्ट है? हाँ, हाँ, नंबर्स रख सकते हैं, वो भी होल नंबर रहेंगे, तो अपन उसके लिए इंटीजर रख सकते हैं। हाँ, इंट। बट फोन नंबर किससे होते हैं? 10 डिजिट के। तो क्या इंटीजर 10 डिजिट तक के सपोर्ट करता है? तो अपन चेक करते हैं। इंटीजर पे गए अपन, और इसको चेक किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 तो हो रहे हैं पूरे। तो क्या स्टिल अपन नंबर स्टोर कर सकते हैं? आप देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एक यूजुअल फोन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 879246 ऐसे। ठीक है, बट ये नंबर कहाँ पे खत्म हो गए? 214 पे। 214 पे खत्म हो गए, इसका मतलब इसके आगे वो जाएंगे नहीं, बट अपने सारे नंबर तो इस पे हैं। तो ये भी नहीं ले सकते, इससे भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो अपन किस पे जाएंगे फिर? बिग इंट, जो कि 10 और 10 से कहीं ज्यादा कैरेक्टर ले लेगा।
बट इंटरव्यू में क्वेश्चन यही आता है कि फ़ोन नंबर के लिए बेस्ट डेटा टाइप क्या है? तो अगर अपन सोचें इंटीजर, तो इंटीजर में अपन स्टोर नहीं कर पाते, तो अपन बोल सकते हैं बिग इंट। बट क्या लॉजिकली बिग इंट भी सही है या नहीं? इसमें क्वेश्चन आता है कि फ़ोन नंबर को अगर नंबर के फॉर्म में रखेंगे, तो नंबर के फॉर्म में उनको रखा जाता है जिनके साथ अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे अगर 2 एक नंबर है, तो उसे 4 करूँगा मैं। तो सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी को नंबर में रखना सही रहता है। बट फ़ोन नंबर के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ना उसका एवरेज निकालेंगे, ना फ़ोन को ऐड अप, समराइज़ कुछ भी नहीं करना उसको। उसको बस देखने के लिए पर्पज़ से रखना है। तो अगर बोलूँ कि बिग इंट को स्टोर करने के लिए इतना सारा स्पेस चाहिए, तो फिर बहुत बड़ा स्पेस चले जाएगा फ़ोन नंबर के लिए। अब फ़ोन नंबर को सिर्फ देखना है, तो क्यों ना फ़ोन नंबर को टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाए। तो टेक्स्ट के फॉर्म में बहुत कम जगह पे क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि अपन सिर्फ देखने का काम करने वाले हैं, तो अपन उसे वेर केयर 10 में ले सकते हैं, क्योंकि 10 ही कैरेक्टर हैं। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर लेना कि अगर फ़ोन नंबर का कभी इंटरव्यू में पूछें, तो फ़ोन नंबर के लिए बेस्ट रहता है वेर केयर 10, क्योंकि इंटीजर में स्टोर नहीं होता, बिगिन बहुत बड़ा हो जाता है, और नंबर के साथ कभी कैलकुलेशन करना नहीं रहता। पर स्टिल अपन बनाएंगे तो उसको इसी में ही। तीसरा क्वेश्चन था कि आपको एक नया कॉलम ऐड करना है फ़ोन, जिसको बिग इंट में रखना है इन कस्टमर टेबल। तो अपन ऐसे लिख दिया, ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड। अभी जो कॉलम वर्ड होता है ना, ये ऑप्शनल होता है, बट लिखना बेस्ट होता है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड, ऐड कॉलम फोन और बिगिन। तो अपना बिग इंट में बन जाएगा। बट फिर अपने को याद आता है कि यार बिग इंट में तो गलत बना दिया, उसको ब्रैकेट 10 में रखना पड़ता है। तो एक अगली जो अपन क्वेरी देख रहे हैं ऑल्टर की, वो है कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने का। जब भी किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना रहे, तो ऑल्टर टेबल कस्टमर तो सब में सेम है, मॉडिफाई कॉलम को इस्तेमाल करना पड़ता है। मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप क्या करता है, चेंज करता है किसी एग्जिस्टिंग कॉलम। तो उसमें अपन ने उसे बताया कि फोन लो और फोन का नया डेटा टाइप रख दो वायरकर 10। तो ऐसे फोन अब बिग एंड से चेंज होकर किस में चले जाएगा, वायरकर 10। तो ये वाला करके देखो आप, और रिफ्रेश करके अभी देखना कि पहले तो बना के देखना रहेगा, बना के आप चेक करना वो बिग एंड में दिखेगा। फिर इसको करने के बाद फिर से रिफ्रेश करके देखना, तो क्या उसका डेटा टाइप चेंज होता है। आगे दिख रहा है ना बिग एंड। अब अपन नीचे वाली क्वेरी को रन करेंगे और उसको चेंज करके देखेंगे कि वो वेर में 10 होता है। हो गया। तो इसमें अब अपना रिफ्रेश करके देखेंगे तो वो
प्रॉपरली ब्रैकेट 10 दिखाएगा। अगला जो मॉडिफिकेशन अपन देखेंगे वो देखेंगे कॉलम नेम को बदलने का तरीका। कि जो भी कॉलम अपन पहले बना चुके हैं, अगर उसका नाम आपको सुटेबल नहीं लगता और आप उसे बदलना चाहते हो, तो कॉलम नेम को कैसे बदला जा सकता है। यहाँ पे अपन बदलेंगे सेल्स को अमाउंट के नाम पे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल, चेंज कॉलम। ये चेंज कॉलम नाम को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपन ने किया सेल्स को अमाउंट पे, और उसके आगे उसका नाम रख दिया इंटीजर। इस वाली क्वेरी से अपन नाम बदल सकते हैं। ठीक है, आगे अब एक दूसरा एक और मॉडिफिकेशन, ये वाला मॉडिफिकेशन। हाँ, ये सब तो लिखी हुई ना वहाँ पे। फिर मतलब समझ तो आ रहा है ना आपको पूरा। तो ये जो क्वेरी लिखी हुई रखी है ना, ये गिटहब पे मिल जाएगी आपको पूरी। ये पूरा जो पेज है ना, ये पहले से ही बना हुआ है वहाँ पे। अब गिटहब पे फ्री डेटा सेट पे जाना, माई एसक्यूएल क्लास फाइल, और ये वाली फाइल आपको वहीं मिल जाएगी। तो ये सब सब लिखी हुई है वहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए नोट्स है ना उसमें ही पूरे। कोड देख के आपको याद आ जाएंगी वापस सारी चीज़। अब जो अगला मॉडिफिकेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं डिलीट करना कॉलम। तो सेम है, ऑल्टर टेबल कस्टमर, और ये ड्रॉप। अब ड्रॉप अपन, ना तो डेटाबेस ना टेबल, इस बार ड्रॉप के आगे लिखा है कॉलम। और ड्रॉप कॉलम कौन सा, बैलेंस। तो बैलेंस नाम का जो भी अपन ने बनाया, उसको अपन क्या करना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो इस कमांड को लिखने से वो जो बैलेंस वाला बना है वो वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आगे अब एक लास्ट मॉडिफिकेशन और है। ये मॉडिफिकेशन कैसा काम करता है, कॉलम मतलब पूरे टेबल के नाम को ही बदलना है आपको। तो पूरे टेबल के नेम को बदलने के लिए ऑल्टर टेबल कस्टमर, कस्टमर अभी प्रेजेंट में है उसका नाम, और उसे कर दिया रीनेम टू न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर एक नाम है जो अपन ने अभी दिया, आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। तो अपन ने उसे कस्टमर को बदल दिया न्यू कस्टमर। इसे रन करोगे तो यहाँ पे जो कस्टमर दिख रहा है वो चेंज होकर न्यू कस्टमर दिखने लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, ये क्वेरी, हर एक क्वेरी का काम अलग होता है। मॉडिफाइड डेटा टाइप को बदलने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप को बदलने के लिए ही काम करेगी। हाँ, चेंज कॉलम नाम को बदलने के लिए, ड्रॉप कॉलम डिलीट करने के लिए, और रीनेम टू टेबल को रीनेम करने के लिए। तो हर एक जो कमांड है ना, अपन यहाँ पे जो वर्ड लिख रहे हैं, वो उनका एक अलग ही पर्पस है। तो वो अपने ही काम करते हैं। और इन सबको कौन हैंडल करता है, इन सबको ऑल्टर। ऑल्टर ही ये बताता है कि आप कोई टेबल में ऑल्टरेशन कर रहे हो, और किस टाइप का ऑल्टरेशन है, तो ये टाइप बताता है। और किस पे करना है, तो ये आगे वाला हिस्सा वो बताता है कि किस पे परफॉर्म करना है। तो ये 3 सेक्शन लिखे रहते हैं।
हो गया ये वाला भी। अब अपने जितने भी एक टेबल में ऑल्ट्रेशन हो सकते थे वो सारे देख लिए अपन ने। ठीक है, नए कॉलम को ऐड करना, पुराने को डिलीट करना, डेटा टाइप बदलना, रीनेम करना, टेबल को ही रीनेम करना। तो इतने सारे टाइप के ये होते हैं। अब एक आखिरी और देखेंगे आज का, वो रहेगा जब टेबल को ही वहां से हटाना रहेगा। तो ये हो जाएगा ड्रॉप टेबल न्यू कस्टमर। तो क्योंकि अब उसका नाम बदल चुका है न्यू कस्टमर पे, तो अपने को न्यू कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो टेबल बना हुआ है उसको वहां से डिलीट कर दे। इसको करके देखो, फिर लास्ट क्लास में अपन, मतलब अगली क्लास में अपन डीएमएल को चालू करते हैं। ओके जी। ठीक है, ये वाले आए, इतने में कोई डाउट तो नहीं किसी चीज़ में?